दोस्तों ये जो मॉडल पेपर आपके सामने है, दिस इज़ ए वेरी स्पेशल मॉडल पेपर और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं ये बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट किए गए हैं। अब तक जो भी परीक्षाएं हुई दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो उसी के बेस पर ये आपके जो अभी 24 और 25 तारीख को LT ग्रेड के 4 पेपर होने वाले हैं, उसके लिए ये GS तैयार किया गया है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये 50 प्रश्न करके जानी चाहिए। तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या आज 50 होने वाली है और थोड़ा सा लेंदी ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन इससे आपको बेनिफिट बहुत मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपका जो LT ग्रेड है, JIC प्रयोक्ता है, GDC है, तो उसके लिए आपके सिलेबस के मुताबिक सारे मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं और 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही अहम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली प्लेलिस्ट में आपको अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं यानी कि PYQs आपको मिल जाएंगे प्लस 42 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पहले प्लेलिस्ट में। और जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें जो आपका सिलेबस है, ठीक है, आपके सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है टॉपिक वाइज। अगर आप ये 2 प्लेलिस्ट देख के जाते हैं एग्ज़ाम में, यकीन मानिए इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। और जो 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि उसमें से 20 प्लस आप जाएंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि तथ्यों को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि जितने मैक्सिमम वीडियोज़ आप देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर हैं प्लस आपका जो सिलेबस है इसको आप देख डालिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर 43 होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। और पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन प्रश्नों को रट लें, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी? देखो दोस्तों, आपको याद होगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी कहाँ पर? बारिसाल में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बारिसाल दोस्तों ये कहाँ पर है? तो बंगाल विभाजन के बाद बारिसाल ये मिलेगा आपको अब बांग्लादेश में 6 अगस्त 1905 को, ठीक है। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1905 को, बंगाल विभाजन के पश्चात। तो इसी स्थान पर अश्वनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और यह समिति स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही जरूरी है। बताइए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। 24वें कौन थे? तो 24वें थे दोस्तों आपके महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देखो दोस्तों, इनका जन्म होता है वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आप वाराणसी में भेलूपुर जानते हैं ना, भेलूपुर में ही जन्म हुआ था इनका। तो बहुत ही गर्व की बात है जो भेलूपुर के निवासी हैं उनके लिए। उनके पिता राजा अश्वसेन और माता वामा देवी थी। यह स्थान जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ उनके जन्म कल्याणक का उत्सव मनाया जाता है और भेलूपुर में ही उनके जन्म से जुड़े मंदिर और स्मारक मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूरी संभावना बन रही है कि आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर बताइए। दीवाने अमीर कोही, जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसका उद्देश्य था कृषि का विस्तार, किसानों को ऋण यानी कि लोन देना और दुआब क्षेत्र में खेती की स्थिति में सुधार करना जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही रामसर साइट हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो दोस्तों रामसर साइट है, आप जानते हैं रामसर साइट्स के मामले में
उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 20 हो गई हैं। यूपी में कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है। तो हैदरपुर वेटलैंड ये कहाँ पर स्थित है? बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? बिजनौर और मुजफ्फरपुर के जो जिले हैं उनकी सीमा पर स्थित है, जो कि गंगा और छोटी सलोनी नदी के बीच हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। और दिसंबर 2021 में देश का 47वां, अच्छा वर्तमान में देश में यानी कि भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? तो 96 हो गई है। दिसंबर के महीने में 2 नई रामसर साइट ऐड हुई हैं, उसके बाद ये संख्या कितनी हो गई है? 96 हो गई है। ठीक है ना। हालांकि अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में 10 ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो नीलगिरी पर्वतमाला है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला ये भारत के दक्षिण में मुख्य रूप से तमिलनाडु कई राज्यों में है। तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है और केरल में भी आपको मिलेगा ये। तो ये त्रि जंक्शन पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और चाय बागानों के लिए भी। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोद्दा बेटा। ये आप याद रखना। ठीक है, दोद्दा बेटा। और ये जो दोद्दा बेटा है ये तमिलनाडु में ऊटी जो कि ऊधम मंडलम के पास स्थित है। तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 2637 मीटर। और ये दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियों में से एक है, दोद्दा बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये है महानदी, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है ना। तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है? यह ज्वार नदमुख, जिसे आप कहते हैं एस्चुअरी, बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कि ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, खड़ी ढलानों और दरार घाटियों से होकर बहती हैं, जिससे उनका प्रवाह तीव्र होता है और वो डेल्टा बनाने के लिए आवश्यक गाद या तलछट जमा नहीं करती हैं। बाकी बात करें अगर महानदी के बारे में, तो महानदी पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में एक विशाल डेल्टा, इसे कहते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है। कावेरी भी एक पूर्व प्रवाह वाली ही नदी है जो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है और एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है, जिसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार यहाँ पर माना गया है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना जा रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 21A में इसे रखा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य स्टेट निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में व्यवस्था करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। एग्जैक्टली फ्रेंड्स क्या होता है ना, बहुत सारे प्रश्न तो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप PYQs रट डालें तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिसको आप मतलब क्रैक ना कर पाएँ, थोड़ा सा उनको अपडेट करते रहें बस। तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा मिला था, ये कब मिला था? 73वां संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय संविधान में इसके द्वारा एक नया भाग 9 पंचायतों से संबंधित जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली है। ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
तो देखो फ्रेंड्स, जितने भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं और 61 या 62 कह लीजिए, 62 पर जाकर आपके अनुच्छेद सारे खत्म होते हैं। इनके लिए कई बार ना लोग क्या कहते हैं कि एक ट्रिक बताते हैं। अब ये ट्रिक किसने बनाई थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ट्रिक यही है कि पकानी कोका दुयोदशम। अब ये ट्रिक आपने मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, आपने पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका आर्टिकल 52 है, अनुच्छेद 52, ये क्या कहता है, पद यानी कि राष्ट्रपति का पद, इसके बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53, ये कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति, ठीक है ना, कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संबंधित है किसमें, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो दोस्तों ये कोटा यानी कि रीत के बारे में ऑर्डर किया गया है। 56 में क्या है, तो ये कार्यकाल के बारे में बताता है, कार्यकाल के बारे में। और इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 57, तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा नियुक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है, दोबारा नियुक्ति हो सकती है ना राष्ट्रपति की, तो ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है। योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है 58 में। दशाएं, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 59 में मिलेगा आपको। शपथ 60 में है और महाभियोग 61 में है, ठीक है। तो ये आप कई बार रटे होंगे, मैं पुनः बता दिया। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जिसने विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट और सेवा कर को एकीकृत करके, इंटीग्रेटेड करके एक व्यापक कर प्रणाली को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन से हैं। अध्यक्ष तो आप जानते हैं, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था और इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, तो कौन होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में तो सुमन बेरी हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इनकी नियुक्ति हुई थी मई 2022 में और जुलाई 2024 में पुनर्गठन के बाद भी वो इस पद पर बने हुए हैं। वे हाल ही में जनवरी 2026 में हुए नवाचार कार्यशाला की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखो फ्रेंड, जितने भी विटामिन हैं और उनके जो रासायनिक नाम हैं रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हालांकि मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, स्कारबिक एसिड इसका उत्तर होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दे रखी है और इसको आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। जितने भी लोग पेड ग्रुप में हैं उनको ये जो पीडीएफ है मिल जाएगी, तो अच्छे से उसका रिवीजन कर डालेंगे और ये चीज़ें रट लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपके, हमेशा काम आएगा। और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं दे कैन ज्वाइन। क्या करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और बहुत ही मामूली सी कीमत पर आप हमारा जो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फॉर एनी एग्ज़ाम, ठीक है ना, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हों। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन और B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसी प्रकार से ज़्यादातर पूछा जाता है कैल्सीफेरॉल के बारे में। विटामिन डी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को कहते हैं टोकोफेरॉल, कहते हैं विटामिन ई को। अभी ये हाल ही में पूछा भी गया था। और ये है आपका विटामिन के, विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है ना, सब याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आम की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर बनेगा आपका लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यूपी में देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश में जो मलिहाबाद क्षेत्र है और सहारनपुर में सबसे ज़्यादा आम की खेती की जाती है। यहाँ पर दशहरी मिलेगा, चौसा मिलेगा और लंगड़ा जैसी बेहतरीन किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लखनऊ को तो आम का शहर भी कहते हैं और मुझे तो आम भैया बहुत पसंद है, आपको बताना। चलो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा बताओ, गेस करो। मैं आपको फूल दिखाता हूँ, अब आप बताओ ये किसका फूल है जो कि यूपी का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी आंसर आसान है, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ठीक है। 1987 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताओ। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है।
जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? शाहमल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शाहमल ने किया था, जो कि बिजरोल गांव के एक किसान थे और उन्होंने किसानों और जाटों को संगठित किया था और अंग्रेजों से जम के मोर्चा लिया था, बाजार लूटे और 18 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। सत सत नमन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था? बताओ, ये प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन गेस करो आंसर क्या होगा? बाजार नियंत्रण नीति, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने केंद्रीकृत बाजार नियंत्रण नीति को यानी कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था। उसने ये नीति अपनी विशाल और अस्थायी सेना के रख रखाव के लिए राजस्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लागू किया था, ताकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये ना। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या मिलेगी? सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ग्रामा शिलालेख। इसी में धम्म की व्याख्या आपको मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि बड़ों का सम्मान, अहिंसा, उदारता और सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता जैसे नैतिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, जो उनके धम्म विजय के विचार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा किस वर्ष चलाया गया था? बताइए। 1944, 45, 46, 47। सही आंसर INA, आज़ाद हिंद फौज सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा काफ़ी चर्चित मुकदमा है। ऑप्शन बी 1945 में। ठीक है ना, तो मुकदमा नवंबर 1945 में स्टार्ट हुआ और मई 1946 तक चला था, जिसमें मुख्य रूप से प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान जैसे अधिकारियों पर देशद्रोह का आरोप था। और इस मुकदमे ने पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत तेज कर दिया था। बताइए कि यूपी की कौन सी नदी है जो कि रामगंगा की सहायक नदी है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी रामगंगा की सहायक नदी है? कोसी, गंडक और गोमती और केन में से सही आंसर होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका कोसी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। रामगंगा की सहायक नदियों में कोसी है, विनोद है, गगास, खोह, अरिल, पलायन, मंडल और भाखड़ा जैसी नदियाँ शामिल हैं। चर्चा में कोसी ज़्यादा रहती है, ये हाईलाइटेड है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से बहते हुए रामगंगा में मिलती है और इसे गंगा में मिलने से पहले समृद्ध बनाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आसान सा इसका उत्तर होगा आपका फूलों की घाटी दोस्तों मिलेगा आपको उत्तराखंड में, शांत घाटी मिलेगा आपको केरल में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत में शांत घाटी कहाँ मिलेगी? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता और सदाबहार वर्षा वनों के लिए जानी जाती है। ध्यान देना, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1985 में। ठीक है, मैं भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग तब रहे भी ना हो, ठीक है, जन्म ही ना हुआ हो। चलो, कौन सा दर्रा पास लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आपने ये मत सोचा करो कि जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पूरी बैकग्राउंड आप जानेंगे, पूरा जो है मतलब भूतकाल और पूरा भविष्यकाल समझेंगे, पूरा वर्तमान समझेंगे। ऐसा करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। एक एक तथ्य को दिमाग में बैठाना शुरू करो और चीज़ें तब बहुत आसान हो जाएंगी और दिमाग उन्हें एक दिन एक बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, बस इतना ही अगर आपको पता हो ना तो आगे हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा पास है जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जोजिला पास ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों मिलेगा आपको लद्दाख और जोड़ता किसको है? जम्मू और कश्मीर को। लानकला ये आपका सही उत्तर है, यही आपका आंसर है। तो इतना रट सकते हो आप ना, कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? तो लानकला। ठीक है, सिपकीला और नीति दर्रा, नीति और एक और है माना दर्रा, ये दोनों मिलेंगे आपको उत्तराखंड में, जबकि सिपकीला मिलेगा आपको कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ये सब याद रखा करो। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे याद होंगी और एक दिन आप क्या कहते हैं, एक एक यदि अक्षर पढ़ो तो तुम बन जाओगे विद्वान है ना, ऐसा। खैर,
लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाले कई दर्रे हैं, इसमें चांगला भी है, लानक ला भी है और इमिस ला भी है, ठीक है ना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दोगे तो बड़ा आसान मानूंगा मैं आपका। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के बाडेन वुटेमबर्ग द्वारा राज्य में स्थित है। तो बस इतना याद रखो कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखो हस्ताक्षर तो हो गए थे पहले, लेकिन 2 साल के बाद इसे लागू किया गया था 1989 में, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कई बार लोग ये नहीं जान पाते हैं, तो कनाडा में स्थित है, बहुत खूबसूरत शहर है। और ये लागू कब होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो 1989 में। उद्देश्य क्या होता है? ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली जो गैसें हैं, जिनको आप कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन निर्देशित है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और रटा हुआ होना चाहिए। अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 के तहत निर्देशित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो आपका ग्राम पंचायतों का संगठन है अनुच्छेद 40, ये किस हिस्से में आता है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनमें आता है, और राज्यों को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो देखो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, ये मैंने हाल ही में चर्चा में क्योंकि एग्ज़ाम में आया था ना कि 12वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है, उसमें परिवार कल्याण था जो कि 11वीं अनुसूची में था, तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो कुल कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, 29 विषय हैं। और ध्यान देना कि इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कृषि है, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? देखो फ्रेंड्स, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता है कि कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व, ऐसा कर दोगे गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि इसमें सरकार और जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, यानी कि सार्वजनिक, यानी कि जो सरकार की उद्यम और औद्योगिक इकाइयाँ हैं और निजी क्षेत्र पर जो हैं, उनका जो सह अस्तित्व है, इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, ये तो आप जानते हैं, RBI के द्वारा। रेपो रेट के बारे में मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताता हूँ। क्या? देखो, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जारी कौन करता है, मतलब लगाता कौन है? RBI लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक शॉर्ट टर्म का जो कर्ज देता है ना, तो उन्हें पैसे की कमी होती है, जिसके बदले बैंक क्या करता है कि सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। यह दर महंगाई को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो रेपो रेट अगर बढ़ गया तो लोन क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा, ठीक है, और महंगाई घटती है। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई घटेगी, लेकिन लोन महंगा हो जाएगा। और रेपो रेट अगर घटेगा तो लोन सस्ता हो जाएगा, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। महंगाई बढ़ती क्यों है? जैसे आप वेनेजुएला में देख रहे थे ना, वहाँ पर सभी को एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा दे दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, उसके पास 2 किलो आलू है, इसको ऐसे समझो 2 किलो आलू है, लेकिन लेने वाले उसके पास बहुत सारे हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 किलो आलू अगर वो इस प्रकार से वितरित करना चाहे कि 100 लोगों में वो इसे बांट सके, तो इसकी कीमत मैक्सिमम रखनी पड़ेगी ताकि कम से कम लोग इसे खरीदें और यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चीज़ें थोड़ी महंगी करनी पड़ेंगी ताकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सब में हो सके।
अभी 2 किलो आलू अगर 1 रुपये में रख देगा वो दुकानदार, 100 लोगों के पास, सबके पास यहाँ पर 300 रुपये हैं, तो सभी बोले कि 2 रुपये दो, पूरा आलू मुझे दे दो, तो फिर वो इंसान मतलब बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं जब जब जनता की जेब में पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है, मैंने पंचवर्षीय योजना पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, एक बार वो लेक्चर जाके आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में स्टार्ट होती है, 56 में जाके समाप्त होती है। तो किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों आपको पता है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी है, तीसरी तो किसी मॉडल पर नहीं थी, और चौथी है, ये बार बार पूछे जाते हैं कि किस मॉडल पर आधारित है। तो पहली तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी, ये कब शुरू हुई थी? 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, ठीक है ना, ये याद रखना। तीसरी वाली कब शुरू होती? 1961 टू 66 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस दौरान भारत में बहुत सारी आपदाएं आई। पहला तो ये हुआ कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया, 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, 66 में सूखा पड़ गया, तो बहुत दिक्कत हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969, आपको ध्यान देना होगा कि इसके बाद 2 साल योजना अवकाश भी रहा था, ठीक है, 1966 टू 67 और 1967 टू 68 तक, फिर 69 में जाकर चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो 67-68 में योजना अवकाश रहा था, ध्यान देना। प्रकाश वर्ष, अब पंचवर्षीय योजना पढ़ लो जाके, ठीक है ना, मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको पढ़ लो जाके, ये जरूरी है आपके लिए। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी इकाई है? बहुत सारे लोग ईयर सोचते हैं ना, तो ये समय की इकाई मान लेते हैं, जबकि ये दूरी की इकाई है। आपको दोस्तों पता है ना कि प्रकाश की जो गति होती है कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और 1 साल में अगर इस रफ्तार से प्रकाश चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी, ठीक है, और इसे ही कहेंगे 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन, ये आप जानते हैं, बहुत आवश्यक तत्व है, और इसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज़, ठीक है ना, और ये अग्नाशय से निकलता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और ये जो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहाँ पर है? तो देखो ये आपका अमाशय हो गया, अमाशय यहीं पर, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, यही है आपका पैंक्रियाज। ये भाई साहब अगर डैमेज हुए तो भाई साहब आपको दिखना कम हो सकता है, बार बार प्यास लगेगी, बार बार पेशाब लगेगा, और अगर आपने इग्नोर किया, अपने शुगर लेवल को आपने कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा? असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहला प्रभाव किडनी पर पड़ेगा, आँखों से धुंधला दिखाई देगा, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो अगर शुगर है ना तो इसे कंट्रोल करो, ठीक है, कुछ भी करो कंट्रोल करो, और ये बहुत ज़रूरी है आपके स्वस्थ रहने के लिए। पीतल, ब्रास किन 2 धातुओं का मिश्रण है? देखो फ्रेंड, जो आपका तांबा होता है और जस्ता होता है, इसको मिला के बनता है पीतल, ठीक है, बी ऑप्शन। लेकिन ध्यान देना कि इसमें कभी कभी ना लोहा, एल्यूमिनियम और टिन भी मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका रंग और गुण जो है वो बदल जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, मान लेते हैं कि x का 20% बराबर कितना है? 120 है, तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? x मल्टीप्लाई 20/100 लिख सकते हैं, बराबर 120 लिख सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x बराबर 120, ऊपर जाएगा इधर, क्योंकि डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बटा 20, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? x का 120%, तो क्या करेंगे आप? 120 इंटू 100/20, ये तो आपका हो गया x। अब इसका 120% ऐसे लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसल, ठीक है, 20 और इसको 120 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 120 गुणे 6 कर देंगे ना, ये वाला और ये वाला आप जो है क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्या आएगा? 720 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 12 है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि पहली संख्या यानी कि A और B बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो यदि एक संख्या 24 है, A 24 है, आपको B पता करना है, HCF 12 है, LCM 72 है। B कैसे निकालेंगे आप, 12 गुणे 72 बटा 24, 12 ये 24 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और अब 72 में भाग दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 36 आएगा ना, 36 में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं आप सब कुछ, और आप सब कुछ जानते भी हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कांच के बने सामान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कांच का बना सामान फिरोजाबाद है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सब रटिए क्योंकि OD-OP से प्रश्न बार बार बनते हैं, ठीक है। और फिरोजाबाद को कांच की नगरी भी कहा जाता है, तो ये भी आप जानते हैं। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यूपी में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं या फिर जो सरोवर हैं, वहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, पक्षी अभयारण्य है वगैरह, ठीक है, तो सब आपको पता होना चाहिए। एक लेक्चर मैंने इस पर पहले दिया हुआ है, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, संत कबीर नगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, बताइए कहाँ पर स्थित है बखीरा? तो मिलेगा आपको संत कबीर नगर में, बखीरा मिलेगा आपको संत कबीर नगर में। देखो मैं आपको कैसे याद करोगे आप इसे, तो ध्यान देना कि महात्मा बुद्ध क्या थे, एक संत थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या थे, एक संत थे, तपस्या करते करते जर्जर हो गए थे, ठीक है, और उनको सुजाता ने क्या खिलाया था, ठीक है, सुजाता नामक एक लड़की ने उनको क्या खिलाया था, खीर, ठीक है। और गांव में जब गुड़ के रस में चावल डाल के बनाते हैं खीर, तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं बखीर। और बखीर किसको दिया जाएगा? संत को। तो इसे ऐसे याद रखोगे, कहानी याद रहेगी तो ये आप मैच कर ले जाओगे, ठीक है ना। दिमाग कहानियों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेता है, और यही वजह होती है कि पूरी दुनिया में ना कहानियाँ सुना सुना के लोग खूब पैसे कमा रहे हैं। चाहे मूवी हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कार्टून के थ्रू हो, कहानियाँ लोग सुनना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मिलेगा ये आपको प्रयागराज में, ठीक है। पहले क्या कहते थे इसे? इलाहाबाद कहते थे। इसका गठन हुआ था तब ये इलाहाबाद ही था, 2003 में गठन हुआ था, ठीक है। अगला है कि जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसकी मेज़बानी की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है क्यों मनाया जाता है? 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद की जयंती, और उनके जन्मदिन को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ठीक है ना। ये तो सब आप जानते ही हैं। हाल ही में किसे 2025 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया? देखो दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है व्यास सम्मान के बारे में, और 2025 का व्यास सम्मान ये तो 2026 में दिया जाएगा शुरू में, या फिर दिसंबर 2025 में दिया जाएगा, तो ये अभी दिया नहीं गया है, ठीक है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर पुष्पा भारती ज्ञान चतुर्वेदी वगैरह का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो 34वां व्यास सम्मान था 2024 वाला, तो ये सूर्यबाला को दिया गया था। किताब का नाम था अग्निपंखी। इसके पहले 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए दिया गया था पुष्पा भारती को। किताब का नाम था यादें यादें और यादें। 32वां व्यास सम्मान दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, पागल खाना के लिए। ज्ञान भारती लिए दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था पागल खाना के लिए, उनकी किताब का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में A++ ग्रेड नाक प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जनवरी 2026 में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, ये राजीव कुमार हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। और इनका क्रम कौन सा है? तो 25वां है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो फ्रेंड्स, इस साल ब्रिक्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है हमारा प्यारा भारत, और G20 की मेजबानी कर रहा है ये भाई साहब अमेरिका कर रहे हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, डरा करो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर बन रहा है? देखो इसका नाम तो फिलहाल ऑफिशियली कुछ और है, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है,
तो यहाँ पर ये गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, ऑप्शन सी। मैंने क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप से, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। आज का अखबार देखना आप, उन्होंने नॉर्वे को धमकी दी है कि अगर मेरे को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं देगा तो मैं क्या क्या करेगा देख लो, ग्रीनलैंड मेरे को चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा ग्रीनलैंड मेरे को चाहिए तो चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा नमो भारत ट्रेन RRTS पहला खंड किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ? सही आंसर है साहिबाबाद और दुहाई के बीच में, ऑप्शन सी। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, क्या ये कथन सही है? हाँ। मीनार बिजली गिरने से 1360 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्या ये कथन सही है? हाँ, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। ठीक है ना। देखो दोस्तों, 1368 में बिजली गिरने से मीनार की चौथी मंजिल जो थी क्षतिग्रस्त हो गई। तो पहले कुतुब मीनार में आप देखेंगे ना तो 4 ही मंजिल थी, ये 5वीं मंजिल जब गिर गई, चौथी मंजिल जब गिर गई तो उसकी जगह पर 2 मंजिलें बन गई, छोटी छोटी मंजिलें। ये बनवाया किसने था? तो बनवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने कुतुबुद्दीन को सुल्तान की पदवी प्रदान की? देखो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ये एक गुलाम था, इसको सुल्तान की पदवी दी गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। गयासुद्दीन मोहम्मद कौन था? ये सुल्तान मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था। तो सुल्तान मोहम्मद गोरी जब जाने लगा तो उसने क्या किया कि जो जीते हुए उसके क्षेत्र थे उनको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सामने लाया। और फिर क्योंकि गयासुद्दीन मोहम्मद ये मोहम्मद गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी था, तो इसने 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्त करके सुल्तान की उपाधि दी। और इस प्रकार से एक नया वंश आप लोग पढ़ते हैं, ये है आपका गुलाम वंश। दोस्तों भारत में ना कई सारी लड़ाइयाँ ऐसी हुई कि अगर वो लड़ाइयाँ जैसे कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में अगर पृथ्वीराज विजयी हुए होते ना तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। ठीक है। या फिर जो आगे चलकर कौन सा युद्ध हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध था ना ये। तो उसमें क्या होता है कि अगर हेमू जीत गया होता तो भी भारत का इतिहास कुछ और होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था, क्या ये कथन सही है? हाँ सही है। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब देखो फ्रेंड्स, बात करें सुल्तानगढ़ी के बारे में, तो सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में करवाया था। उसका बेटा था, मर गया था, तो उसकी याद में उसने बनवाया था। क्या बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, याद रखना इसको। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो तुगरिल खान था ये बंगाल का सूबेदार था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और 1279 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की सत्ता को चुनौती देते हुए उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। बहुत सारे लोग ना ये जब मैं लिख देता हूँ तो इसे 69-79 पढ़ ही नहीं पाते हैं। मतलब यह स्थिति हो गई है कि हिंदी में लोग बहुत तंग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हौजे खास का निर्माण किसने करवाया था? हौजे खास, तो दोस्तों ये बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी सही होगा। और इसका उद्देश्य क्या था? सीरी किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति करना। इसे मूल रूप से हौजे अलाई के नाम से जाना जाता था। और आपका अंतिम प्रश्न है कि कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं कराया गया था? इसमें कौन सी इमारत है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था? तो देखो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनाया था, कुतुब मीनार भी उसी ने शुरू किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, लेकिन अलाई दरवाज़ा नहीं बनवाया था। तो अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1192 में, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी 1192 में। ये आपको याद होगा पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है ना। कुतुब मीनार 1199 में स्टार्ट हुआ था और ये पूरा होता है इल्तुतमिश के द्वारा 1230-31 में। हालांकि इसके निर्माण और मरम्मत में कई और शासकों का योगदान है, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक वगैरह। ठीक है। और अब आपका टेस्ट, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया था तो उसी में से एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने पूरे लेक्चर को ध्यान से देखा, और ये टेस्ट बताएगा कि अंतिम तक कितने लोग पहुँचे हैं। क्योंकि पेशेंस, मैंने पहले ही कहा है कि धैर्य नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो आप बताइए, तो अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है?
ये मैंने आपको पढ़ाया, अब आप बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। और अगर आप दोस्तों पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो देन यू कैन सी डिस्क्रिप्शन, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और 2 वीडियोस जो मैंने आपको बताए थे वो मैं आपको यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, आप इनको जाके अभी देखिए। धन्यवाद।